Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode. That is 59 Green Palace. आदित्य कमरे में बाहर आता है तभी डॉक्टर वहाँ आकर रुक जाती है। आदित्य पूछता है, डॉक्टर इस ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? डॉक्टर रिस्पेक्टफुली कहती है, नो सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और हमने इसकी रिपोर्ट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाकर कंफर्म किया है। यह ट्रीटमेंट से उनकी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है तो डॉक्टर वहाँ से अंदर चली जाती है। अरुणी देवी एक कमरे में बैठी सामने बैठे इंसान से बातें को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह इंसान बोला, मालकिन, हमने अपनी आंखों से देखा और सुना, वो आपके पोता बहू को लेकर जाना चाहते थे। अरुणी देवी उस आदमी को जाने का इशारा करती है और चेयर से टेक कर बैठ जाती है। अरुणी देवी के सामने बाला सर झुकाए खड़ा था। अरुणी देवी आंखें खोलकर कहती है, निहाल राठी, काव्या को टारगेट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर बाला की तरफ देखकर, उसके पोते को ही उठा लो, बड़ी चर्बी चढ़ी है ना इसे दुश्मनी निकालने की। अब देखते हैं उसे असली दुश्मनी क्या होती है। बाला थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन मालकिन, उसके पोते का तो कोई पता ही नहीं है। कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं। अरुणी देवी बाला को घूरते हुए कहती है, तो क्या ये मुझे बताना पड़ेगा कि उसे ढूंढो? बाला सर झुकाए, नहीं मालकिन। अरुणी देवी तेज आवाज में, चाहे वो आसमान में रहे या पाताल में, उसे कहीं से भी ढूंढो और हाँ, फिलहाल के लिए आदि को ये सब पता नहीं लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बड़े से महल जैसे घर में एक कमरे में निहाल राठी हंसते हुए बोला, आसमान पाताल कहीं भी ढूंढ लो, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरा पोता बाहर तभी आएगा जब वक्त आएगा। करीब 2 घंटे बाद काव्या कमरे से बाहर निकलती है। काव्या को देखते आदित्य उसके पास चला जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? काव्या बिना कुछ बोले आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य सामने खड़े डॉक्टर को देखता है तो डॉक्टर आंखें झपका देता है, जैसे बोल रहा हो सब ठीक है। आदित्य काव्या को गोद में उठा लेता है और बाहर चला जाता है। कार के पास जाकर आदित्य काव्या को अलग करने लगता है, लेकिन काव्या उसे कसकर पकड़ लेती है। आदित्य हार मानकर काव्या की अपनी गोद में लिए हुए ही बैठ जाता है। कार हॉस्पिटल से चली जाती है। आदित्य काव्या के सर पर सहलाने लगता है। काव्या अपने चेहरे को आदित्य के गर्दन पर छुपा लेती है। आदित्य अपने पॉकेट से मंगलसूत्र निकालता है और काव्या के गले में पहना देता है। आदित्य रॉकी के इशारे से कुछ बोलता है तो रॉकी ड्राइवर से कहता है, ग्रीन पैलेस चलो। कुछ 1 घंटे के सफ़र के बाद कार एक फार्म हाउस में जाकर रुकती है। ग्रीन पैलेस आदित्य का प्राइवेट फार्म हाउस, जिसमें उसके सिवाय कोई नहीं आता। इससे ज़्यादा बॉडीगार्ड भी नहीं थे। इस फार्म हाउस पे वो बॉडीगार्ड्स की कम ही रखता था। हर पल बॉडीगार्ड्स के साथ रह रहकर जब आदित्य इरिटेट हो जाता था तब वो यहाँ आकर अपनेपन में जीता था। आदित्य काव्या को देखता है तो अब सो चुकी थी, शायद दवाई के असर से। आदित्य काव्या को लेकर अंदर जाता है, बढ़ जाता है। कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को अच्छे से लॉक करता है। कमरा पूरा अंधेरा था। आदित्य कमरे में सारी लाइट्स को ऑन करता है। कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी। यह वही कॉलेज टाइम की तस्वीर थी जिसमें आदित्य ने काव्या को कमर से पकड़ा हुआ था। आदित्य उस तस्वीर को देखते हुए कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत पहलू हो जिसने मुझे एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे इस तरह से मिलोगी। 2 साल पहले की वह पहली मुलाकात ने मुझे तुम्हारे साथ जोड़ लिया। मेरे अकेलेपन और दर्द को दूर करके तुमने जो मुझे ज़िंदगी दी है उसे चाहकर भी नहीं भूल सकता। तुम दुनिया की पहली और आखिरी लड़की हो जिसे आदित्य सिंघा ने छुआ है। 1 घंटे बाद काव्या की आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही काव्या इधर उधर देखने लगती है। कमरे में कोई नहीं था। एक अनजान जगह में खुद को देखकर काव्या थोड़ा घबरा सी जाती है। बेड से उठकर वह कमरे से बाहर निकल जाती है। काव्या हर तरफ देखने लगती है पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा चारों तरफ सुकून से भरी तस्वीरें ढकी हुई थी। काव्या नीचे हॉल में देखती है। हॉल पर सोफे पे बैठा आदित्य अपने लैपटॉप पर बिजी था।
काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर आदित्य के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए पूछती है, हम कहाँ हैं? काव्या के सवाल पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद आदित्य लैपटॉप बंद करता है और काव्या को देखता है, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। आदित्य काव्या की नज़रों को नज़रअंदाज कर अपनी जगह से उठता है और किचन से कुछ फ्रूट्स लेकर आता है। आदित्य ने इस फार्म हाउस में कोई सर्वेंट भी नहीं रखे हुए थे, बस एक सर्वेंट आकर घर की सफाई करके चली जाती थी। आदित्य काव्या की तरह फ्रूट्स की प्लेट बढ़ा देता है। काव्या एक नज़र प्लेट्स को घूरती है और फिर आदित्य को देखती है। काव्या प्लेट को नहीं लेती तो आदित्य काव्या के सामने टेबल पर बैठकर खाने का इशारा करता है। काव्या अपनी जगह से उठकर जाने लगती है तो तभी आदित्य काव्या का हाथ पकड़ लेता है और प्लेट को टेबल पर रख देता है। काव्या बिना पीछे मुड़े नाराज़गी से कहती है, हमें कुछ नहीं खाना, हम बस अनजान जगह से जाना है। आदित्य उठकर काव्या के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये कोई अनजान जगह नहीं है, ये वही घर है जिसमें मैं अपने अकेलेपन को जीता आया हूँ। काव्या आदित्य की आंखों में देखती है। काव्या को आज आदित्य के आंखों में अलग ही तरह का सुकून दिख रहा था, जो शादी के बाद उसने कभी नहीं देखा था। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, सवालों के जवाब तभी देना चाहिए जब पूछा जाए। कहीं ऐसा ना हो आप जवाब देना तो चाहें लेकिन सवाल करने के लिए मैं ही ना रहूं। यह सुनते ही आदित्य की पकड़ काव्या के हाथों पर कस जाती है। काव्या की नज़र आदित्य के हाथों पर चली जाती है। आदित्य झटके से काव्या के गर्दन को पकड़कर अपने होठों को उसके होठों के साथ जोड़कर रूडली किस करने लगता है। काव्या को आज आदित्य के किस से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। काव्या बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए आदित्य के सीने को धकेल रही थी, लेकिन आदित्य काव्या के कमर को जोर से पकड़ लेता है। काव्या की बातों से आदित्य बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। अगर काव्या की जगह किसी और ने काव्या को दूर करने की बात कही होती तो उसी वक्त जान से मार देता। आदित्य अपनी कोशिश को काव्या के सामने जाहिर कर रहा था, जो काव्या के लिए सहना मुश्किल हो रहा था। काव्या आदित्य के हाथों को अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। जितना मैं छुड़ाने की कोशिश करती, आदित्य के हाथ उतने ही कसते जा रहे थे, जिससे काव्या को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब काव्या के दर्द आंसू बनकर बाहर आने लगे थे। वहीं आदित्य अपने गुस्से को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था। गुस्से में वह यहाँ तक कि देख रहा था कि वह काव्या को हर्ट कर रहा है। आदित्य गुस्से में काव्या के होठों को जोर से काट लेता है और काव्या से दूर हो जाता है। काव्या की दर्द से चीख निकल जाती है। काव्या घुटनों के बल रोने लगती है। आदित्य गुस्से से टेबल को एक लात मारता है, जिससे टेबल पर रखा सारा सामान बिखर जाता है और टेबल भी कांच की होने की वजह से टूट जाती है। काव्या एकदम से डर जाती है। आज पहली बार था जब काव्या ने आदित्य का गुस्सा देखा था। कुछ देर में आदित्य का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वह काव्या की तरफ पलट कर देखता है। काव्या सर झुकाए भी रो रही थी। आदित्य उसकी तरफ बढ़ता है और खुद भी घुटनों के बल बैठ जाता है। काव्या डर से सहम जाती है और पीछे होने लगती है। काव्या को डर देखकर आदित्य के दिल में भी टीस उठती है। आदित्य काव्या के और थोड़ा करीब चला जाता है और काव्या के चेहरे को थाप लेता है। काव्या डर से और ज़्यादा कांपने लगी। आदित्य कुछ भी शांत सा कहता है। आदित्य बहुत ही शांति से कहता है, सॉरी। वह एक वर्ड से काव्या का डर पल भर में गायब हो जाता है और वह झट से आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। आदित्य काव्या के पीठ को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में काव्या बिल्कुल शांत हो जाती है। आदित्य धीरे से काव्या से अलग करता है और कहता है, जब साथ निभाने का वचन लिया है तो यूं जाने की बात मत करो। मेरा शांत स्वभाव को गुस्से में तब्दील होने मत दो, वरना गुस्से में मुझे किसी का दर्द भी नहीं दिखता। काव्या बस आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछता है और उसे उठाकर सोफे पर बिठा देता है। फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन लेकर आदित्य काव्या के होठों को अच्छे से पोंछता है और दवाई लगा देता है। आदित्य अब काव्या की कमर से साड़ी को थोड़ा साइड करता है और इस पर भी दवाई लगाता है और दवाई को फर्स्ट एड बॉक्स में रखने के लगातार
काव्या रोतू आवाज़ में कहती है। हमें हाथ में भी दर्द हो रहा है। आदित्य पहले काव्या को देखता और फिर इसके हाथों पर भी दवाई लगा देता है। आज दोनों गार्डन एक दूसरे का हाथ पकड़ टहल रहे थे। गार्डन में खूबसूरती से काव्या अपना सर दर्द भूलकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसे कुछ याद आता हुए आदित्य को देखकर पूछती है, आपने हमें बताया नहीं किस लिए हमें हॉस्पिटल ले गए थे और वह ट्रीटमेंट? आदित्य आगे देखते हुए जवाब देता है, ताकि जब हम रोमांस करें तो तुम्हारा दर्द बाहर ना आए। काव्या एकदम से रुक जाती है और कहती है, मतलब? आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं जब मैं बाइट किया था तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में छोटा सा जहर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो बस उसी दर्द को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया। काव्या बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहती है, इसका मतलब अब आप मुझे जोर से बाइट करेंगे? आदित्य तुरंत जवाब देता है, क्यों, तुम्हें कोई शक है? काव्या मायूस से ना में सर हिला देती है। आदित्य मुस्कुरा देता है और काव्या बिल्कुल नहीं देख पाती। दोनों अब खामोशी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे थे। काव्या को आदित्य का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात का वक्त दोनों सिंघानिया विला पहुँचे। कमरे में आते ही काव्या आराम से बेड पर लेट गई। वहीं आदित्य स्टडी रूम में चला जाता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी कि उसका फ़ोन रिंग होता है। काव्या लेटी हुई टेबल से फ़ोन लेती है और नंबर देखती है तो अननोन था। काव्या कॉल रिसीव करते उधर से एक लड़की आवाज़ आती है, हेलो, क्या मैं काव्या से बात कर रही हूँ? काव्या कहती है, जी हाँ। कॉल के उधर से, हेलो काव्या, मैं श्रेष्ठा बोल रही हूँ। काव्या जल्दी से उठकर बैठ जाती है और एक बार फ़ोन के स्क्रीन पर देखती है, फिर थोड़ा चिंता में कहती है, आप कैसी हैं और आप उस दिन कैसे उन लोगों से बची? आपने हमें उस वक्त कांटेक्ट क्यों नहीं किया? श्रेष्ठा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेष्ठा का बस इतना ही जवाब सुनकर काव्या पूछती है, आपके पैर पर तो उस वक्त बहुत चोट आई थी, आप उन लोगों से कैसे बची? श्रेष्ठा, आप हमें किससे बचने के लिए कह रही हैं? काव्या, वही लोग जो मेरे पीछे पड़े थे। श्रेष्ठा, आपको तो पता था ना कि वो लोग किसके थे? ध्रुव, सूर्यवंशी। काव्या एकदम से चुप हो जाती है। उधर से श्रेष्ठा कहती है, आपको भी पता है वो जितना खुद को बुरा दिखाते हैं उतने है नहीं, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं। आपको नहीं पता, हमने उन्हें आपकी तस्वीर से लेकर रात में आपसे बातें करते हुए देखा है। उन्हें आपकी चिंता है, वो आपको बहुत याद करते हैं। काव्या की आंखें अब एकदम से आंसू से में बहने लगी। वह खुद को संभालते हुए कहती है, वो ठीक तो है ना? श्रेष्ठा कहती है, हाँ। ध्रुव बिल्कुल ठीक है। काव्या फिर एक बार खुद को संभालते हुए कहती है, प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। श्रेष्ठा हाँ में जवाब देती है तो काव्या कॉल कट कर देती है और गैलरी में ध्रुव की फ़ोटो को देखकर रोने लगती है। पृथ्वीराज बेड पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। विशाखा बेड पर बहुत ही उदास से बैठी हुई थी। पृथ्वीराज ये बात नोटिस कर लेते हैं और विशाखा आज बहुत ज़्यादा ही परेशान है। पृथ्वीराज अपने काम को बिना रोके पूछते हैं, क्या हुआ विश, आप इतनी परेशान क्यों हैं? विशाखा जी धीरे से कहती हैं, आपको पता है काव्या किसकी बेटी है? पृथ्वीराज अपना काम रोककर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर अपने काम को चालू रखकर कहते हैं, ये तो माँ ने भी कभी नहीं बताया। विशाखा जी एकदम से कहती हैं, कल्याणी मल्होत्रा। जैसे पृथ्वीराज ये सुनते हैं उनके काम करते हुए हाथ एकदम से रुक जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड 59। पृथ्वीराज अपना सर उठाकर विशाखा जी को देखते हैं जो उनसे पीट करके बैठी हुई थी। पृथ्वीराज अपना लैपटॉप बंद करते हैं और उठकर विशाखा जी की तरफ चले जाते हैं। विशाखा जी के सामने बैठकर पृथ्वीराज विशाखा जी के चेहरे को अपने हाथों में भर लेते हैं। इस वक्त विशाखा जी के आंसू बह रहे थे। पृथ्वीराज धीरे से, विश मेरी तरफ देखो। विशाखा जी अपनी आंखें उठाकर पृथ्वीराज को देखती हैं। पृथ्वीराज विशाखा जी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, हमें पता है विश कि हमारा जो रिश्ता बंधा था वह बस माँ के कहने पे हुआ था और हमने आपसे कहा था कि हम किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन विश कल्याणी बस मेरे एक तरफा और पहला प्यार थी। विशाखा जी की आंखों में बेतहाशा आंसू बहने लगते हैं। पृथ्वीराज विशाखा जी के माथे को चूमते हुए कहते हैं,
लेकिन अब बस हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आखिरी सांस तक अब सिर्फ हम आपसे ही प्यार करते रहेंगे। विशाखा जी बिखर बिखर कर रोते हुए पृथ्वीराज के गले लग जाती हैं। पृथ्वीराज और कल्याणी यानी काव्या की माँ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। विशाखा जी के बचपन से सिंघानिया विला में ही रहा करती थी। कॉलेज के दौरान जब पृथ्वीराज ने पहली बार कल्याणी को देखा तभी उनसे प्यार कर बैठे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्यार का इजहार कल्याणी के सामने नहीं किया था। यहाँ तक कि कल्याणी को पृथ्वीराज को जानती भी नहीं थी, क्योंकि पृथ्वीराज और कल्याणी अलग अलग क्लास में थे। अचानक ही अरुणी देवी ने पृथ्वीराज की शादी विशाखा जी से तय कर दी। पृथ्वीराज इससे नाखुश थे, लेकिन अपनी माँ की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी से मना नहीं किया। शादी होने के बाद पृथ्वीराज ने विशाखा जी को बताया कि वह कल्याणी से प्यार करते हैं। उन्होंने उनकी तस्वीर तक विशाखा जी को दिखाई थी। उस वक्त विशाखा जी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। पति के होते भी उन्हें वो रिश्ता हक नहीं मिल पाया। पूरे 2 साल बाद ही पृथ्वीराज ने विशाखा जी को अपनाया था। पृथ्वीराज विशाखा जी के सर से सहलाते हुए कहते हैं, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, उसकी तो नतीजा यह हुआ कि अर्जुन, आदि और अनुराग इस दुनिया में आए, और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। पृथ्वीराज की ऐसी बातें सुनकर विशाखा जी उसे अलग होती और घूरते हुए देखती हैं। पृथ्वीराज शरारत भरी मुस्कान लिए कहते हैं, अगर आप चाहें तो हम अभी भी अपना प्यार दिखाकर एक छोटी सी गुड़िया आपको दे सकते हैं। वैसे भी आपको तो हमेशा से एक लड़की बच्ची ही चाहिए थी। विशाखा जी झट से खड़ी होती हैं और कहती हैं, हाँ, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? बेटे इतने बड़े हो गए, लेकिन आप? पृथ्वीराज झटके से विशाखा का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, जिसे विशाखा सीधे उनके गोद में जाकर बैठ जाती है। पृथ्वीराज विशाखा के कान में कहते हैं, आप कल्याणी से जेलस हो रही थी ना? विशाखा जी झट से कहती हैं, बिल्कुल नहीं, हम कोई जेलस नहीं हो रहे थे। पृथ्वीराज विशाखा जी के कमर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा, तो आप जेलस नहीं हो रही थी? विशाखा जी पृथ्वीराज को जोर का धक्का देती है और कमरे से सीधे बाहर निकल जाती है। विशाखा जी बाहर जाकर गहरी गहरी सांसें लेती हैं और वहीं पृथ्वीराज विशाखा की हरकत को मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाते हैं। सुबह का वक्त काव्या नाश्ता के बाद गार्डन में अकेले बैठी हुई थी। तभी रॉकी फूल तोड़ने के लिए वहां आता है। वह झाड़ियों के पीछे जाकर फूल तोड़ने लगता है। रॉकी फूल तोड़े जाने के लगता है कि अचानक उसके मुंह से आहार निकल जाती है। काव्या को अपनी गुम में थी उसकी नज़र रॉकी पर चली जाती है। काव्या उठकर रॉकी के पास जाती है। रॉकी के पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया था। काव्या एक नज़र रॉकी के चेहरे को देखती है, फिर उसे सहारा देते हुए बेंच पर बैठ जाती है। काव्या अपनी साड़ी फाड़ने वाली होती है कि रॉकी एकदम से कहता है, मैम, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप अपनी साड़ी मत फाड़िए, मैं मैनेज कर लूँगा। काव्या रॉकी को घूर कर देखती है तो रॉकी सर झुका लेता है। काव्या अपनी साड़ी फाड़ती है और रॉकी के पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है कि रॉकी जल्दी से पैर को पीछे कर लेता और बोलता है, मैम प्लीज़ आप मेरे पैर मत छूइए। काव्या घूरते हुए कहती है, क्यों, आपके पैर में कांटे लगे हैं जो छूते ही हमें लग जाएंगे? रॉकी हड़बड़ाते हुए बोलता है, नो मैम। काव्या रॉकी का पैर पकड़ लेती है। रॉकी के तो डर से पसीने छूटने लगते हैं। रॉकी बस भगवान से यही प्रे कर रहा था उसका बॉस ना देख ले। काव्या रॉकी के पैरों पर कांच निकालकर पट्टी कर देती है और सौरभ को कॉल करके गार्डन में आने के लिए कहती है। काव्या की नज़र अब फूलों पर पड़ती है। काव्या रॉकी के साथ बेंच पर बैठकर पूछती है, आप इतने सारे फूल लेकर कहाँ जा रहे हैं? रॉकी फूलों को देखते हुए कहता है, वो मैम, आज मेरी माँ के जन्मदिन है तो मैं मंदिर पूजा के लिए जा रहा था। काव्या, तो आप अपनी माँ के साथ ये दिन क्यों नहीं मनाते? रॉकी तुरंत जवाब देता है, मैम, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। रॉकी की बात सुनकर काव्या उदास हो जाती है। रॉकी फिर कहता है, पहले तो मैं ये दिन रुखसार के साथ मनाता था, लेकिन अब तो वो। बोलते हुए रॉकी की नज़र सौरभ पर पड़ती है। सौरभ थोड़ी दूर पर था और उसके पास ही आ रहा था। सौरभ को आता देखकर रॉकी एकदम से चुप हो जाता है। सौरभ आकर कहता है, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, वो सीनियर डॉक्टर का कॉल आ गया था। बोलते ही सौरभ नीचे बैठ जाता है और रॉकी के पैरों से साड़ी की पट्टी निकालते हुए कहता है, अच्छा हुआ भाभी आपने पट्टी कर दी, वरना खून ज़्यादा
लॉस हो जाता। काव्या बस मुस्कुरा देती है। सौरभ फिर से कहता है, अर्जुन की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो रही है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन में ही अर्जुन कोमा से बाहर आने वाला है। यह सुनकर काव्या पहले खुश होती है, लेकिन अचानक ही जैसे उसे कुछ याद आता है तो वह एक डर उसके अंदर बैठ जाता है। सौरभ को भी जब यह एहसास होता है वह काव्या को देखने लगता है। सौरभ रॉकी की पट्टी करके इंजेक्शन देता है और 2 बॉडीगार्ड को ले जाने के लिए कहता है। सौरभ काव्या के साथ बैठ जाता है और कहता है, भाभी आपको एक बार आदि से बात कर लेनी चाहिए। काव्या अपने डर को छिपाते हुए, किस बारे में? सौरभ सामने देखते हुए, कहीं आदि आपको अभी भी अर्जुन का अमानत तो नहीं समझता? काव्या का दिल जोर से धक सा हो जाता है। काव्या को भी तो इसी बात का डर है कि कहीं आदित्य अर्जुन के होश में आते रिश्ते को नकार न दे, क्योंकि काव्या ने तो आदित्य को ही अपना पति माना है और अगर अभी कोई दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कहेगा तो वो ऐसे कैसे कर सकती है। पृथ्वीराज जो फ़ोन पर बात करते हुए गार्डन की तरफ आ रहे थे, वे दोनों की बातें सुन लेते हैं। पृथ्वीराज कॉल करके उन दोनों की तरफ बढ़ जाते हैं। पृथ्वीराज को आता देखकर सौरभ खड़ा हो जाता और उनसे साथ ही काव्या भी खड़ी हो जाती है। पृथ्वीराज सौरभ को देखते हुए कहते हैं, हमें काव्या से अकेले में बात करनी है। सौरभ एक नज़र काव्या को देखता और अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। पृथ्वीराज काव्या को बैठने का इशारा करते हैं और खुद भी बैठ जाते हैं। काव्या बस पृथ्वीराज को ही देख रही थी। पृथ्वीराज आगे देखते हुए कहते हैं, क्या आपको आदि के फैसले से डर लग रहा है? काव्या एकटक पृथ्वीराज को देखती है और कुछ नहीं बोलती। पृथ्वीराज एक नज़र काव्या को देखते हैं और फिर सामने देखते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता कि अर्जुन जब होश में आएगा तो आदि क्या फैसला लेंगे। आपको शायद अजीब लगे, लेकिन मैं आदि का बाप होने के बावजूद उसे एक बार भी बात नहीं की। काव्या पृथ्वीराज के हर एक बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। पृथ्वीराज कहते हैं, काव्या मेरी शादी भी बिल्कुल आदि की ही तरह हुई थी। एक अनचाही रिश्ते में बंधे थे विश और मैं। विश हमारे साथ इसी घर में बचपन से रहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विश हमारी ज़िंदगी में इस तरह से भूमिका निभाएगी। विश से शादी हमने कभी नहीं चाही थी। हम तो इस रिश्ते को मानते ही नहीं थे। शादी होते ही हमने विश से रिश्ता तोड़ दिया। वैसे शादी से पहले ही हम दोनों का कोई खास रिश्ता नहीं था। थोड़ी बात हो जाती थी, लेकिन किसी रिश्ते में नहीं बंधे थे। शादी की पहली रात हम सुहागन अपनी खुशी भरी ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन हमने शादी की पहली रात को विश को दर्द भरी ज़िंदगी में ढकेल दिया। उन्हें हमने कभी भी पत्नी होने का हक नहीं दिया। काव्या एकदम हैरान भरी नज़र से पृथ्वीराज को देखती है। काव्या इस फैमिली में जितनी जुड़ी जा रही थी, हर किसी के दर्द को जान पा रही थी। जितना खुश सब कोई दिखने और उन हर एक चेहरे के पीछे बस दर्द से छिपा हुआ था। पृथ्वी आगे कहते हैं, पूरे 2 साल तक हमने विश को अपनी पत्नी नहीं अपनाया। उसके बाद से हमें एहसास हुआ कि हम विश के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उसका हर पहचान उसे छीन रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि विश ने कभी भी इसके लिए हमें शिकायत बिल्कुल नहीं की। जब हमने उन्हें अपनाया तो सच कहीं दुनिया की हर खुशी हमें मिल गई। दर्द तकलीफ सब दूर हो गया। पृथ्वीराज काव्या को देखते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हमें पता है कि आदि अपने रिश्ते को अपनाने में शायद अभी हिचकिचाते होंगे। उन्होंने बचपन से कोई रिश्ता नहीं देखा। रिश्ता निभाना तो उन्हें आता ही नहीं है। एक माँ और सौरभ ही हैं जिसके साथ वे रिश्ते में बंधे हैं। इसके अलावा को तो उन्होंने आँख उठाकर भी नहीं देखा। आखिर देखते भी कैसे? हमने उन्हें कभी दिखाया ही नहीं। हमेशा हमने अपने से दूर रखा। आपको पता है, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटे को बचपन को देखा तक नहीं। उसने साथ कभी खेला नहीं, उन्हें गोद में उठाया नहीं, उन्हें सीने से लगाया, हाथों को पकड़कर कदमों को नहीं बढ़ाया। इतना बोलते ही पृथ्वीराज एकदम से शांत हो जाते हैं। शायद अपने दर्दों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। काव्या पृथ्वीराज के हाथों को अपने हाथों में लेती और कहती है, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि आप सबको जो आपने अपने ही बेटे को दूर कर दिया? पृथ्वी काव्या के हाथों को देखते हुए फिर काव्या को देखते हुए कहते हैं, जब विश आदि को जन्म देने वाली थी उस वक्त मायावती की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी।
अमरजीत उन्हें लेकर हॉस्पिटल में थे। मैं ऑफिस में और माँ ने मुझे कॉल करके बुलाया। मैं जल्दी से उनके पास चला आया। विश दर्द में चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसे रहा नहीं जा रहा था। हम सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। डॉक्टर हमें देख कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। विश की आंखें खुली ही थी और उनकी आंखों में आंसू बह जा रहे थे। मैं आगे बढ़ा और विश के सामने स्टूल लेकर बैठ गया। विश के हाथों को कसकर थामते हुए उन्हें अपनी तरफ देखते हुए कहा, विश ने ऐसा ही किया। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन आधी बाहर आ नहीं रहे थे। विश बस दर्द से चीखे जा रही थी। उसकी आंखों में इतना दर्द दिख रहा था कि हमने देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन हम उनका साथ देने के लिए उनके दर्द का साथ जीने लगे, महसूस करने लगे। आखिर में वो वक्त आ ही गया जब आधी बाहर आए। विश जोर से चीख के साथ बेहोश हो गई। आधी बाहर तो आ गई, लेकिन उनके रोने की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। तो हम उठकर खड़े होकर आदि को देखने लगे। आदि को देखकर मेरे साथ साथ वहाँ मौजूद डॉक्टर, नर्स सबके होश उड़ गए। इतना बोलते ही पृथ्वीराज रुक गए और वहाँ काव्या उनके आगे बोलने का इंतज़ार करने लगी। एपिसोड 61 द ट्रुथ अबाउट आदित्य बीइंग अलोन। पृथ्वीराज एक वक्त के लिए रुककर बोलना शुरू करते हैं। आदि का पूरा शरीर खून जैसा लाल था। बहुत अजीब धब्बे दिख रहे थे। उनकी आंखें खुली ही नहीं, सांस तो बिल्कुल ले ही नहीं रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर करने लगा। इतना बोलते बोलते पृथ्वीराज उस पल में पहुंच जाते हैं। बच्चे को देखकर डॉक्टर जोर से चिल्लाए, ओह गॉड, बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। यह सुनते ही सब डॉक्टर इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। जिस डॉक्टर ने आदित्य को उठाया था, उसके हाथ डर से कांप रहे थे। आदित्य का पूरा शरीर ऐसे दिख रहा था जैसे उसमें खून के अलावा कुछ ना हो। पूरा शरीर गहरा लाल रंग में था। एक डॉक्टर अचानक चिल्लाते हैं, पुट द बेबी डाउन। आदित्य को पकड़ा डॉक्टर को तो होश ही नहीं था। वह डॉक्टर फिर से चिल्लाता है, डॉक्टर कुमार, आई सेड पुट द बेबी डाउन। डॉक्टर कुमार आदित्य को पालने में रखते हैं और एकदम से डर के और हड़बड़ाहट से पीछे हटते हैं। सभी डॉक्टर पीछे हटने लगते हैं। तभी पृथ्वीराज आदित्य को देखने के मकसद से आगे आते हैं और उसे छूने लगते हैं कि डॉक्टर जोर से चिल्लाते हैं, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया, डोंट डू दिस, योर चाइल्ड लाइफ में बी इन डेंजर। पृथ्वीराज एकदम से पीछे हो जाते हैं। उनके दूर होते ही आदित्य का शरीर लाल रंग से एकदम नॉर्मल कलर में बदलने लगता है। गोरा बदन था आदित्य का। फिर अचानक ही आदित्य के रोने की आवाज़ आती है। आदित्य को रोता देख पृथ्वीराज आगे बढ़कर आदित्य को उठाने लगते हैं और जैसे ही पृथ्वीराज आदित्य को छूते हैं, आदित्य का शरीर फिर से वैसे ही होने लगता है। यह देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। एक डॉक्टर अचानक ही बोलता है, इट्स अनएक्सपेक्टेड, बच्चे को ह्यूमन बॉडी से एलर्जी है। एक डॉक्टर आश्चर्य से जोर से चिल्लाता है, व्हाट। वह डॉक्टर फिर से बोलता है, बच्चे को ह्यूमन बॉडी को से दूर रखना होगा, वरना इसकी जान जा सकती है। पृथ्वीराज अपना कदम पीछे करने लगते हैं। उसके दूर होते ही आदित्य नॉर्मल हो जाता है। एक डॉक्टर आगे बढ़कर आदित्य का ब्लड लेता है और टेस्ट के लिए भेज देता है। एक डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर आहूजा, हाउ कैन पॉसिबल दैट, बट किसी को ह्यूमन बॉडी से एलर्जी कैसे हो सकती है। डॉक्टर आहूजा, यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इतने सारे केस में मैंने अचानक ऐसा कुछ नहीं देखा, बट आई नो, जैसे कुछ लोगों को स्मेल, फ्लावर, प्लांट या एनिमल से एलर्जी होती है, उसी तरह से इस बच्चे को ह्यूमन बॉडी से एलर्जी हो रही है। अब तक डॉक्टर की नज़र पृथ्वीराज पर पड़ चुकी थी, जो एकदम आदित्य को ही देखे जा रहे थे। डॉक्टर आहूजा पृथ्वीराज के सामने आते हैं और कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया सॉरी, पर अब आपके बच्चे को इंसानों के साथ नहीं रख सकते। पृथ्वीराज को जैसे होश में ही नहीं हो, उसी वक्त विशाखा जी धीरे धीरे होश में आती हैं और आंखें खोलती हैं। विशाखा जी आवाज़ देती हैं, पृथ्वीराज जल्दी से विशाखा जी के पास जाते हैं। पृथ्वी जल्दी से विशाखा जी के पास जाते हैं और विशाखा जी दर्द में मुस्कुराते हुए पूछती हैं, हमारा बेटा हुआ या बेटी। पृथ्वीराज एकदम सन्न रह जाते हैं। पृथ्वीराज को कोई जवाब न देते देख विशाखा जी डर जाती हैं और घबराते हुए पूछती हैं, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं, बताइए ना हमारा बच्चा। उनके इतना बोलते विशाखा जी को आदित्य के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
रोने की आवाज़ सुनते ही विशाखा जी का डर एकदम से कहीं गायब हो जाता है। अब तक कमरे में अवनी देवी भी आ चुकी थी। उन्हें भी डॉक्टर से सब कुछ बता दिया था। विशाखा जी आदित्य को देखना चाहती थी। तभी एक डॉक्टर आते ही कहते हैं, डॉक्टर आहूजा, हमने तैयारी कर दी है। डॉक्टर आहूजा कहते हैं, ओके, बच्चे को लेकर जाइए। यह सुनते ही विशाखा जी हैरानी से कभी पृथ्वीराज को देखते हैं तो कभी अवनी को तो कभी डॉक्टर को। वह डॉक्टर आदित्य को उठाकर लेकर चले जाते हैं। विशाखा जी जोर से चिल्लाती हैं, आप लोग मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें बच्चे को देखना है। फिर अवनी देवी देखकर, माँ प्लीज़ रोकिए उन्हें, हमें अपने बच्चे को देखना है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? अवनी देवी चुपचाप खड़ी रहती हैं तो विशाखा जी पृथ्वी को देखते हुए कहती हैं, पृथ्वी प्लीज़ आप रोकिए उन्हें, हमें अपने बच्चे को देखना है, प्लीज़ उन्हें कहिए हमारे बच्चे को छोड़ दें। डॉक्टर आदित्य को लेकर कमरे से जा चुके थे। विशाखा जी जोर जोर से एक बात रिपीट करते हुए रोने लगी। पृथ्वीराज विशाखा जी के गले से लग जाते हैं। पृथ्वीराज की आंखों में नम हो जाती है। अरुणी देवी खुद को संभालते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं और वक्त उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। विशाखा जी अब कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वह जोर जोर से पृथ्वी को धक्का देती है और सामने रखा चाकू उठा लेती हैं। विशाखा जी ऐसा करना देख सब डर जाते हैं। पृथ्वीराज विशाखा जी को समझाते हुए कहते हैं, विशु ये चाकू नीचे रखिए, आप सुन रही हैं, ये चाकू नीचे रखिए। विशाखा जी चाकू को दिखाते हुए चिल्लाते हुए कहती है, नहीं हम नहीं रखेंगे, हमें अपना बच्चा चाहिए, हमें उनके पास जाना है, आप सब उन्हें हमसे दूर नहीं कर सकते। पृथ्वीराज चिल्लाते हुए कहते हैं, पागलपन छोड़िए विश, और ये चाकू नीचे रखिए। विशाखा जी उसकी बात को नहीं मानती और धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन दर्द की वजह से वह भी गिर जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए पृथ्वीराज जल्दी से आगे बढ़ गए। विशाखा जी के हाथ से चाकू लेकर फेंक देते हैं और फिर से उनके गले लग जाते हैं। इस बार वह बहुत ही टाइटली पकड़ करके रखे हुए थे। विशाखा रोते हुए कहती हैं, पृथ्वी हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें उनके बिना मर जाएंगे। इतना बोलते बोलते विशाखा जी बेहोश हो जाती हैं। पृथ्वीराज दर्द के बीते पल को याद करते हुए विशाखा काव्या को देखते हैं, जिसकी आंखें इस वक्त नम थी। काव्या यह सुनकर हैरान भी थी और विशाखा जी के दर्द को सुनकर खुद भी उस दर्द को जी रही थी। पृथ्वीराज काव्या के देखते हुए कहते हैं, विश ने वो पल कैसे गुजारे थे ये बस वही समझ सकती है। उसके बाद ही अनुराग इस दुनिया में आया। उनके आते ही विश बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आदि की बहुत याद आती थी। आदि को पूरे 2 साल तक मशीनों के बीच रखा गया था। मैं और माँ उससे मिलने जाया करते थे। उसके बाद भी हम आदि को घर लेकर आए तो डॉक्टर ने हमें वार्न किया कि आदि को कोई ह्यूमन बॉडी छुए नहीं। विश आदि को देखते ही गले लगना चाहती थी, लेकिन हमने रोक दिया। वो पल उनके लिए बहुत कठिन था। उनका बच्चा सामने होते हुए उन्हें गले से नहीं लगा सकती थी। सबको बोल दिया गया था कि सब आदि से दूर रहें। आदि माँ के बिल्कुल करीब चले गए, लेकिन उन्हें आदि को मना करके रखा हुआ था कि वे कभी उनको ना छुएं। आदि भी उनकी बातों को टालते नहीं थे। उन्होंने कभी माँ को नहीं छुआ, हमेशा उनसे दूर रहते। आदि भी इतने दिन तक दूर रहे थे तो कभी उन्होंने हमें देखा ही नहीं। बिल्कुल अनजान जैसा बिहेव करते थे। हमें दर्द तो बहुत होता था, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते थे। आदि सबके साथ अर्जुन अनुराग रूहानी ना जुड़ जाएं, इसलिए हमने उन्हें हॉस्टल भेज दिया। वहाँ भी हमने खास ध्यान रखा कि कोई बच्चा उन्हें छू ना ले। बहुत कम ही आदि घर आते थे, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इसलिए माँ ने आदि और सौरभ से दोस्ती करने के लिए कहा। कभी भी आदि माँ की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने सौरभ से दोस्ती कर ली। हमने सौरभ को भी कह दिया कि आदि को ना छुए, तो उन्होंने भी हामी भर दी। ये सब बोलते हुए पृथ्वीराज चुप हो गए। काव्या को आदित्य के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आखिर परिवार के होते हुए भी आदित्य ने परिवार के साथ वक्त नहीं बिताया था, हमेशा अकेलेपन में जिंदगी जिया। आधे घंटे तक पृथ्वीराज और काव्या एकदम चुपचाप रहे। फिर काव्या कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन पापा अब उन्हें छूने से एलर्जी क्यों नहीं होती? पृथ्वीराज कहते हैं, 2 साल पहले हमें पता चला कि आदित्य ने किसी ह्यूमन बॉडी को छुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि आदि की एलर्जी वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो गई।
ये भगवान का करिश्मा था या क्या था, लेकिन आदि बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उसके बाद माँ ने आदि को छुआ। उनके छूने पर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम सब बहुत खुश थे। आदि सब वापस घर आए और विशी उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आदि ने उनके कदम पीछे कर लिए। इतने दिनों से दूरियों के बाद वे हम सबको अपना नहीं पा रहे थे। आदि हम सबको एक नज़र देखकर सीधे अपने कमरे में चले गए। विश तो जिस तरह खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। हमें आदि को ठीक करने वाले को अब भी खोज है। सौरभ से हमें पता चला कि वह कोई लड़की थी, लेकिन हमने उसे कभी नहीं देखा। सौरभ से हमने फ़ोटो भी दिखाने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो आदित्य को लड़की के छूते हुए भी कुछ न होने की वजह से हैरान थे, जिससे उन्हें फ़ोटो ही नहीं खींची। उसके बाद तो वह लड़की कहीं मिली ही नहीं। पृथ्वीराज अब काव्य के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, आदि के लिए फैसला लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ उसकी दादी है और दूसरी तरफ भाई। भले ही वह कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन वह अपने भाइयों और बहनों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आदि जो भी फैसला लेंगे वह सबके भलाई के लिए होगा। काव्य बस हाँ में सिर हिला देती है। पृथ्वीराज वहाँ से उठकर चले जाते हैं। काव्य का इस बात की चिंता नहीं थी कि आदित्य का फैसला क्या होगा, बल्कि वह तो उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसने आदित्य की एलर्जी को ख़त्म कर दिया। काव्य परेशान से अपने आप में कहती है, कहीं उन्हें उस लड़की से अटैच तो नहीं है। उस लड़की ने अगर उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को दूर किया, इसका मतलब ये तो हो सकता है कि उन्हें भी उस लड़की की खोज हो, और हो सकता है वो चाहते होंगे कि वही लड़की उनके जीवन साथी बने, लेकिन मजबूरी में हमसे शादी हो गई। काव्य से अब बोलते हुए और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। काव्य फिर से कहती है, हमें पता करना होगा कि आखिर वो लड़की कौन है। और यार बेवकूफ़ तुम ही हो, हमने तो अनजाने में ही उस लड़की की हक छीन लिया, लेकिन हम अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिस लड़की ने उन्हें ठीक किया है उन्हें उनका हक देना होगा। इतना बोलते हुए काव्य अपनी जगह से उठती है और विला के अंदर चली जाती है। काव्य सीधे सौरभ के कमरे में आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। सौरभ थोड़ा चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। काव्य देखकर सौरभ कहता है, क्या हुआ भाभी, आप यहाँ? काव्य एकदम से पूछती है, वो लड़की कौन थी? सौरभ कन्फ्यूज सा कहता है, कौन लड़की? आप किसकी बात करें? काव्य, वही जिन्होंने आपके दोस्त को ठीक किया। सौरभ, क्या आपको अंकल ने सब बता दिया? काव्य ने हाँ में सिर हिला देती है। सौरभ एकदम से चुप हो जाता है। काव्य फिर पूछती है, आपको तो पता होगा कि वो आखिर वो लड़की कौन है? सौरभ तुरंत जवाब देता है, भाभी वो लड़की तो आ। इतना बोलता ही कि सौरभ को कुछ याद आता है और वह रुक जाता है। काव्य सौरभ से अधूरे जवाब को सुनकर, आगे क्या? सौरभ एकदम से काव्य को पीट करके खड़ा हो जाता है, कहता है, भाभी हमें पता नहीं वो लड़की कौन थी। वो तो हमने बस एक बार देखा था, तो चेहरा में ठीक से याद नहीं, और ये भी नहीं पता कि उसका नाम पता क्या है। काव्य को शक हो जाता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती, बस एक सवाल करती है, क्या वो हम सबके साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी? सौरभ हाँ में जवाब देता है। तो काव्य सौरभ को एक नज़र देखकर बाहर चली जाती है। ध्रुव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह जिस जगह बैठा था वहाँ से गार्डन बहुत अच्छे से दिख रहा था। काम करते करते ध्रुव की नज़र अचानक गार्डन में खड़े एक बॉडीगार्ड पर पड़ती है, जो एकटक ऊपर की तरफ देख रहा था। ध्रुव थोड़ा झुककर ऊपर देखता है। बालकोनी में श्रेष्ठा शॉर्ट ड्रेस पहने बाल को झाड़ रही थी। श्रेष्ठा की ड्रेस उसके घुटनों के ऊपर थी, जिसमें उसकी पूरी फिगर अट्रैक्टिव दिख रही थी। एक वक्त के लिए ध्रुव श्रेष्ठा को सेक्सी लुक में खो गया, लेकिन जैसे उस बॉडीगार्ड की नज़रें याद आई, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह अपना लैपटॉप रखकर बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ने लगा। बॉडीगार्ड जो श्रेष्ठा को गंदी नज़रों से देख रहा था, वह अचानक ही ध्रुव को आता देख लेता है और डर से अपनी नज़र नीचे झुका लेता है। ध्रुव सीधा जाकर बॉडीगार्ड को एक लात मारता है और वह बॉडीगार्ड सॉरी कहते हुए गड़गड़ाने लगता है। श्रेष्ठा आवाज़ सुनकर नीचे देखती है। ध्रुव को इस तरह बॉडीगार्ड को बेरहमी से मारता देख श्रेष्ठा जल्दी से गार्डन में आ जाती है और ध्रुव को पकड़ के कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्रुव खुद को छुड़ाते फिर उस बॉडीगार्ड को मारते हुए कहता है। बॉडीगार्ड के नाक से खून बहने लगता है। उसके साथ ही उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है। श्रेष्ठा खींचकर ध्रुव को उस बॉडीगार्ड से दूर करती है और ध्रुव को टाइटली हक कर लेती है। ध्रुव का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। श्रेष्ठा ध्रुव से कहती है, रिलैक्स। ध्रुव अपने पीछे से गन निकालता है और उस बॉडीगार्ड को सीधे शूट कर देता है। श्रेष्ठा कसकर आंखें बंद कर लेती है।
जब तक गन की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक ध्रुव उसे शूट करता है। इतना करते ही ध्रुव श्रेष्ठा को कसकर गले लगा देता है और धीरे से कान में कहता है, बेबी मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे मुझे बर्दाश्त नहीं। कुछ बॉडीगार्ड्स आकर उस लाश को लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं और श्रेष्ठा सीधे ध्रुव को खींचते हुए अंदर लेकर जाती है। बेडरूम में जाकर श्रेष्ठा ध्रुव को बेड पर बैठाकर देती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके सामने बैठ जाती है। ध्रुव के हाथों को पकड़कर ऊपर दवाई लगाती है और कहती है, दिन प्रतिदिन तुम्हारा पागल बढ़ता ही जा रहा है। उस दिन सर्वेंट ने गलती से मुझे ज़्यादा गर्म खाना दे दिया तो तुमने उसे मार दिया, और आज इतना बोलते श्रेष्ठा रुक जाती है और ध्रुव को देखने लगती है। प्यार में इतना पागलपन भी सही नहीं है कि तुम बस हर किसी को जान लेते रहो। ध्रुव झटसे श्रेष्ठा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी अगर प्यार में पागलपन ही ना हो तो उसमें मज़ा ही नहीं आता। श्रेष्ठा ध्रुव प्लीज़ हर बार ये अपनी एटीट्यूड को मत दिखाया करो। मुझे पता है तुम्हारे लिए सब रोज़ का काम है, लेकिन ज़िंदगी भर तो हम ऐसे नहीं रह सकते। मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। खून खराबे से मुझे दूर रहना है। ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर हाथ करते हुए कहता है, बेबी तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपने लिए क्यों चूज़ किया? क्योंकि तुमने ये सब देखने सुनने और सहने की क्षमता है। और रही बात नॉर्मल लाइफ की, तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मेरी दुनिया में नॉर्मल लाइफ की कोई जगह नहीं है। ये सब अब मेरी आदत बन चुकी है जो छूटना नामुमकिन है। श्रेष्ठा ध्रुव के गलों में लग जाती है और कहती है, प्लीज़ दो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्रुव श्रेष्ठा के गर्दन पर किस करते हुए कहता है, नो बेबी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ध्रुव के ऐसा करते ही श्रेष्ठा एकदम से सिहर उठती है। श्रेष्ठा ध्रुव के गोद में उठकर दूर खड़ी हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, अपनी ये गंदी हरकतों को काबू में रखा करो, हर बार तुम्हें समझाना ना पड़े। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, गंदी हरकतें करने पर मजबूर कौन करता है? इतना बोलते हुए ध्रुव श्रेष्ठा के ऊपर से नीचे देखता है और फिर कहता है, इतनी हॉट लगोगी तो मैं खुद को काबू कैसे कर पाऊंगा? श्रेष्ठा खुद को ऊपर से नीचे देखती है और फिर ध्रुव को घूरते हुए कहती है, और ये हॉट दिखने वाला ड्रेस कौन लेकर आया? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम ये ड्रेस लाई क्यों हो। ध्रुव झट से जवाब देता है, ताकि मैं खुद को काबू न कर पाऊँ। श्रेष्ठा तकिया उठाकर ध्रुव को फेंकते हुए कहती है, हर बार तुम ऐसे ही करते हैं, बेशर्म कहीं के। ध्रुव तकिए को कैच कर लेता है और श्रेष्ठा को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को पीछे करते हुए काफ़ी सीरियस में कहता है, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा। जो गलती मैंने पहले की थी वो फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। और ये ड्रेस मैंने नहीं किसी और ने लाकर रखा है, मैंने तो बस ड्रेस लाने के लिए कहा था। श्रेष्ठ ध्रुव के गले में दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? इस पर ध्रुव कुछ नहीं बोलता और श्रेष्ठा से अलग होकर कहता है, चलो तुम ड्रेस कलेक्शन खुद कर लो। श्रेष्ठा ध्रुव को किस करते हुए वॉशरूम में भाग जाती है और कहती है, बस 5 मिनट। और इसी के साथ ध्रुव मुस्कुरा जाता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। इसी के साथ राधे राधे।